नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में और मैं आपका होस्ट सुधांशु और हमारे साथ हैं आज बेबाक मुलाकात करने के लिए कुछ ऐसी शख्सियत जिनसे लोग इबरत हासिल करते हैं। जी हाँ, आज हम हैं पाणिनी कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल आचार्य डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। पहला सवाल हमारा यही है कि वैदिक शिक्षा और मॉडर्न स्किल पाणिनी कन्या संस्कृत महाविद्यालय जैसा कि दे रहा है बच्चियों को, तो कितना आपको कितना लगता है कितना अच्छा डिलीवर कर पा रही हैं आप? जहाँ तक दोनों को मिलाकर जो चलने की बात है वो आज की आवश्यकता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति, हमारा जो ये अपना विद्यालय है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुसार चलता है, जिसमें बालकों को बालिकाओं को सर्वांगीण शिक्षा दी जाती थी। यानी प्रातःकाल उठने से लेकर के और सायंकाल शयन तक संपूर्ण शिक्षा संस्कार अपने जीवन का धर्म अर्थ काम मोक्ष तक दिया जाता था। उसका आज के शिक्षा में उसका अभाव है, उस संस्कार का। तो उसको लेते हुए और आधुनिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं भी बाहर जाए कन्याएं तो उनको साथ में सर्टिफिकेट चाहिए और इस दृष्टि से भी और वैसे भी विविध ज्ञान आवश्यक है। तो दोनों को मिलाकर के ही हमारी जो संस्थापिका थी उन्होंने इसका आरंभ किया है। अगर हम ये कहें कि किस तरह की शिक्षा देती हैं, यानी कि पीजी, स्नातकोत्तर, स्नातक, इस तरह का, या फिर कुछ युद्ध कलाएं भी हमने सुना था कि आपके जी चौथी कक्षा से लेकर के यहाँ पर शिक्षा आरंभ है और स्नातकोत्तर यानी आचार्य एमए तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है जी। और यहाँ पर सर्वांगीण शिक्षा में शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का समन्वय आवश्यक है जी। तो शास्त्र तो पढ़ती ही है कन्याएं और साथ साथ शस्त्र का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती हैं, जिसमें लाठी, भाला, तलवार, जो कि हमारी अपनी भारतीय परंपराओं में ये प्रत्येक बालक बालिका के लिए अनिवार्य था कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठे, योगासन करे, व्यायाम करे, शस्त्रों का अभ्यास करे। तो दोनों की सम्मिलित शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। कन्याओं के अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल और वैसे भी आज के युग में भी उसकी अत्यंत आवश्यकता है न इस तरह की शिक्षा की। यानी कि महिला सशक्तिकरण पर पूरी तरह से आप जोर देते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम केवल उद्देश्य की बात करें जी, पाणिनी कन्या संस्कृत महाविद्यालय के उद्देश्य की जी, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कन्याओं का सर्वांगीण विकास हो और जिन क्षेत्रों में मध्यकाल में उनको वर्जित कर दिया गया था, यानी जैसे उनको कर्मकांड, वेद मंत्रोच्चारण, संस्कार इत्यादि के लिए वर्जित कर दिया गया था, तो हमारा पाणिनी कन्या महाविद्यालय कन्याओं को हर प्रकार की शिक्षा, यानी यहाँ प्रतिदिन का आरंभ मंत्रोच्चार के साथ होता है जी। प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है और इनको जो 16 संस्कार बताए गए हैं वो सारे 16 संस्कारों का भी अभ्यास कराया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद भी कन्याएं जहाँ जहाँ जाती हैं वो हर चीज का उनकी आवश्यकता है संस्कार के साथ साथ। तो इन सबको वो प्रतिदिन ये हमारे रूटीन में है जी। अगर मैडम हम ये कहें प्राचार्य महोदय कि पाणिनी कन्या संस्कृत महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था जी अन्य विद्यालयों से बिल्कुल अलग है जी, तो क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत मायनों में बिल्कुल अलग है। आज की कमी यही है, वो आधुनिक शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन जो संस्कारों का अभाव है, जब तक इस परिवेश में बच्चे को नहीं रखा जाएगा। छात्रावास की सुविधाएं भी उपलब्ध है लेकिन छात्रावास में वो निरंतर का जो आचार्य का सानिध्य है वो नहीं प्राप्त है। घर में रहते हैं बच्चे, माता पिता का सानिध्य होता है और माता पिता का संपूर्ण उनको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हर समय टीवी, मोबाइल इन सब में लगे रहते हैं। यहाँ पर उन सब से दूर रहते हैं बच्चे। बच्चों के पास मोबाइल का सर्वथा निषेध है और टीवी भी केवल विशेष अवसरों पर जब हमें दिखाना होता है तभी चलता है। तो ये बहुत संपूर्ण जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये तो बहुत
बढ़िया बात कही आपने, जैसा कि आज का युवा वर्ग बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, कह सकते हैं। मोबाइल पे कुछ चीजें ऐसी देख करके नेगेटिव चीजें ज्यादा देखते हैं। अगर हम बात करें आजकल के एजुकेशन सिस्टम की, तो अभी शुरू हो गया है कि क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन काफी चीजें हैं, और आप ऐसे में वैदिक शिक्षा दे रही हैं, तो कुछ रुकावटें नहीं आती हैं? गार्जियंस को ही नहीं समझ में आ पाता होगा? नहीं, जो हमारे पास इस प्रकार के अभिभावक या कन्याएं आती हैं जी, तो उनके माता पिता मुख्य रूप से चाहते हैं कि बच्चों को आज के युग में जिसका अभाव है वो स्वयं पीड़ित रहते हैं कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है। हर समय मोबाइल उसके हाथ में, टीवी उसके हाथ में, स्मार्टफोन है, इन सब से उनको साफ पता लग रहा है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। उसको वो संस्कार देना चाहते हैं। और ऑनलाइन जहाँ तक शिक्षा की बात है, ये कुछ तो परिस्थितियां ऐसी हो गई कोरोना के काल में कि उनके हाथ में देना ही पड़ा, हर क्लास ऑनलाइन। तो यहाँ पर भी बहुत से बच्चे आते हैं, हमको ये ऑनलाइन क्लास करना है, वो तो उनके लिए फिर उस तरह की व्यवस्था हम करते हैं लैपटॉप वगैरह या स्मार्ट क्लास में। तो उनको जितने से जितने बजे तक करना होता है, तो हमारी देख रेख में वो उनको उसकी सुविधा भी देते हैं, ताकि दोनों चीज का समन्वय बराबर बना रहे। अच्छा मैडम, अभी आपने लैपटॉप और नई शिक्षा की भी बात की, जी, तो ये बताइए कि कैसे करियर के नए ऑप्शंस खुलते हैं वैदिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर वाली शिक्षा के भी? जी, नहीं, ऑप्शंस तो भाई आज तो हर चीज के लिए जहाँ भी जाएंगे आपको इनकी आवश्यकता है ना। गूगल में सर्च करिए, हर चीज आपको कोई भी चीज देखना है और उसके वहाँ तक जाना है, तो बिना बच्चा उसको देखे हुए कर नहीं सकता है। तो और वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा तो हमारा एक अपना एक विशिष्ट पहचान है, जो कि हर चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हर जगह संस्कृत विभाग, वैदिक विभाग है ही, जिसमें जाकर के बच्चियां वहाँ प्रोफेसर लगती हैं, वहाँ विभागाध्यक्ष बनती हैं। चाहे आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, वहाँ पर भी संस्कृत विभाग है। तो उनकी जो स्पेशलिटी है उसका पूरा उपयोग वो लोग करते हैं और उसका लाभ कन्याओं को मिलता है। चूंकि आप वैदिक शिक्षा विद मॉडर्न स्किल करती हैं, बच्चों का एडमिशन कैसे लेती होंगी आप? बच्चों का एडमिशन हम टेस्ट लेते हैं, बाकायदा उनका ऑनलाइन उनके फॉर्म भरे जाते हैं, और उनके माता पिता का भी साथ में हम उनका जो है इंटरव्यू लेते हैं कि किस परिवेश से ये आ रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो इन सबको देखते हुए, और हमारे पास जहाँ तक एडमिशन की बात है, वो बहुत अधिक एडमिशन आते हैं। हमारे पास उतनी हमको लगता है कि सुविधा नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये धीरे धीरे और लोगों के सहयोग से ही खड़ा हुआ है, कोई सरकारी सहयोग से ये खड़ा नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे हमने सुविधाएं अपने तरीके से बढ़ाई हैं। तो उसमें यहाँ पर 200 कन्याएं यहाँ पर रहती हैं, लेकिन उससे अधिक हम रखने में असमर्थ हैं। तो इसलिए, और 200 से अधिक प्रवेश के लिए फॉर्म आ जाते हैं, तो फिर उनको छांटना पड़ता है। उनका इंटरव्यू लेकर के हम बाकायदा जो लोग उचित है उन्हीं को लेते हैं। वैसे प्राचार्य महोदय, इस समय ग्लोबली अगर देखा जाए तो संस्कृत की पूछ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लोग वैदिक की ओर जा रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है, आपके यहाँ के जो बच्चे निकल रहे हैं जी, अच्छे मुकाम पे गए? बिल्कुल, वो अपने यहाँ से रह करके बहुत सी बच्चियाँ ऑनलाइन क्लास बाहर भी देती हैं, अच्छा। कैलिफोर्निया वगैरह, तो बच्चे उनसे क्लास से जुड़े हुए हैं। वो वेद की शिक्षा देती हैं, संस्कृत की शिक्षा देती हैं, और यहाँ से पढ़ करके गई हुई बच्चियाँ, उनका दूसरा जीवन यानी गृहस्थ जीवन जो हुआ, तो वो विवाहित होकर के वो विदेशों में गई। तो वहाँ भूटान है, कैलिफोर्निया है और जगह, तो वो वहाँ पर जाकर के अच्छा स्थान प्राप्त करें। लोगों को उनकी मांग है और लोग चाहते हैं और बराबर कहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयार कीजिए ताकि वो विदेशों में जाकर के भी उसको अपना ज्ञान प्रचारित कर सकें। हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाया है, जिसमें कई बच्चे बाहर से आकर के प्रशिक्षित होकर के गए भी हैं। विदेश की बात करें तो कहाँ तक के बच्चे आते हैं? अब नेपाल तो अपना पड़ोसी ही है, नेपाल है, भूटान है, कैलिफोर्निया है, कनाडा है, इस तरह से बच्चियां आई हैं और गई हैं पढ़ के। वैदिक के साथ मॉडर्न स्किल जी, क्या चैलेंजेस आते हैं? चुनौतियां किस तरह की? हाँ, चुनौतियां तो खैर आती हैं बच्चों को साथ, क्योंकि डबल उनके ऊपर उनके साथ रोल हो जाता है, और उन दोनों को साथ साथ करने में हम लोग जो चाहते हैं कि इनको और अच्छा तैयार होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ा सा
वैसी चुनौतियां कुछ नहीं है, बच्चे उनको जिस तरह से ढाला जाएगा उस तरह से वो ढलते हैं। हम बच्चों के साथ संस्कृत में बात करते हैं दोनों समय, हर समय, तो वो उनका संस्कृत का माहौल अलग तैयार होता है। अब इंग्लिश टीचर्स आती हैं और जो आती हैं तो वो उनका अपने ढंग से चलता है, दोनों चलता है। मतलब थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ ग्रामीण परिवेश से भी बच्चे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए आप कैसे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी या शहर में भी उतना ही और ग्रामीण बच्चों पे भी उतना ही? नहीं, जो शहरी बच्चे हैं, माने इंग्लिश स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, तो उनका आधुनिक विषयों में तो अधिक उनकी अभिरुचि और उनकी तैयारी रहती है, लेकिन वो उनका दिमाग भी थोड़ा तेज रहता है, तो वो हर विषय को अच्छे से पकड़ने में सक्षम रहते हैं। लेकिन जो ग्रामीण बच्चे हैं वो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको संस्कार तो मिलते ही हैं, और वेद मंत्र इत्यादि उनके जो एक संस्कार बनता है, अपने घरों में जब भी जाएंगी तो उनको इन सब का ज्ञान होगा, तो उसका लाभ उनको मिलता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा उनको कम, दोनों मिला करके कम मिलता है, वो रुचि कम लेते हैं, थोड़ा वो अंग्रेजी कंप्यूटर की क्लासों में कम जाना पसंद करते हैं, तो उनको प्रेरित किया जाता है, लेकिन जितना कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा प्राचार्य जी, हम चाहेंगे द सुधांशु शो के माध्यम से जी आप उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगी जो वैदिक शिक्षा के साथ साथ जी इस मॉडर्न वाली, यानी कि मॉडर्न स्किल्स के साथ वैदिक शिक्षा की भी परंपरा को आगे बढ़ा सकें? ऐसे माता पिता को क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं चाहूंगी कि आप ऐसे जो संस्थान हैं उनसे जुड़ करके रहें, और ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं आप जब भी चाहें। और आपको खुद का, अगर माता पिता, असल में आज क्या है समस्या, माता पिता भी उसी अंग्रेजी शिक्षा से पढ़ करके माता पिता बने हैं, तो वो सही ढंग से बच्चों को गाइड कर नहीं पाते हैं। और दूसरे, आजकल सर्विस की इतनी होड़ मची है कि महिलाएं भी, हम भी सर्विस करेंगे इसमें, तो अपने बच्चों पर जो माता पिता ध्यान दे भी सकते हैं वो उतना दे नहीं पाते हैं। तो कम से कम माँ की तो ये जरूरत है कि वो अपने बच्चे के साथ वो जुड़ाव, लगाव रखे और उसकी गतिविधियों पर पूरा ध्यान दे, उसका पूरा निरीक्षण करे, और जहाँ से ये संस्कार मिल सकते हैं वहाँ से उनको जोड़ करके रखे। पाणिनि कन्या संस्कृत महाविद्यालय को जी प्राचार्य जी डॉक्टर नंदिता शास्त्री कहाँ ले जाना चाहती हैं, किस पटल पर देखना चाहती हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो आज चाह रही हूँ, लेकिन आज से 25 वर्ष पहले से यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के कुलपति वगैरह वीसी आते थे, तो वो ये कहते थे यहाँ की शिक्षा को देख करके कि इसको तो विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाणिनि कन्या विश्वविद्यालय बने, और विश्वविद्यालय बन करके ताकि अधिक से अधिक बच्चे आ सके, परिसर बड़ा हो, अधिक से अधिक बच्चे यहाँ रहें, और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के अनुसार चलते हुए वो आगे तक शिक्षा प्राप्त करें, और एक वैदिक विश्वविद्यालय अलग से बने, जिसमें जो प्रतिबंध, आज भी कथावाचक इस तरह की बातें उठाते रहते हैं तो बड़ी हंसी भी आती है, लेकिन वो अपने लोगों को अपने उसमें कर ही लेते हैं, तो कि गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, तो वो वेद पढ़ सके कन्याएं। हमारे बहुत से आज के वैदिक विद्वान भी इसके विरोध में रहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको ये शारीरिक क्षमता नहीं है उनके अंदर, कुछ न कुछ वो बहाने लगाते रहते हैं। लेकिन हमारी कन्याएं विदेश तक में इसी वेद पाठ को लेकर के भारत सरकार ने भेजा इनको, तो इस तरह होता है। और मैं चाहती हूँ इन कन्याओं का एक वैदिक विश्वविद्यालय अलग बने, कन्याओं का शास्त्रार्थ महिला विद्यालय बने, जिसमें जैसे गार्गी, सुलभा इत्यादि शास्त्रार्थ किया करती थी, उस तरह का केवल उसी को लेकर के वो वेद की विदुषी बने और शास्त्रार्थ करने वाली बने। मेरी तमन्नाएं तो बहुत ऊंची है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। एक छोटा सा सवाल जी, हम सभी दर्शकों के लिए आपसे ये कह रहे हैं जी, कि जो गार्जियन जी, जो माता पिता हमारा ये शो देख रहे हैं जी, वो उन्हें आप ये बताइए कि किस तरह से पाणिनि कन्या संस्कृत महाविद्यालय में वह अपने बच्चों के लिए प्रवेश ले सकते हैं। वो यहाँ पर मार्च में ऑनलाइन हम वो देते हैं, हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, आपको फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और अप्रैल में प्रायः होता है, और 5वीं कक्षा से लेकर के
12वीं तक के लिए आप प्रवेश का फॉर्म भर सकते हैं और फिर जो यहाँ पढ़ती हैं वो फिर आगे तक जाती हैं। अच्छा डॉक्टर नंदिता, ये आप बताइए कि यहाँ की छात्राओं का डेली रूटीन क्या होता है, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है। जी बिल्कुल। तो इसका जो है नियमित दिनचर्या है, प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये उठती है। उठ करके प्रातरग्निम प्रातरेंद्रम इत्यादि प्रातःकालीन मंत्र होते हैं, उनका पाठ करती हैं। और उसके बाद नित्य क्रिया मतलब अपनी जो नित्य क्रिया, उसके साथ साथ इनको सफाई भी इनको खुद करनी होती है, अपनी अपनी झाड़ू पोछा इत्यादि वो बच्चे साथ साथ करते हैं। और 6 साढ़े 6 बजे तक इसके बाद हवन की घंटी बजती है। यहाँ दैनिक अग्निहोत्र होता है, वो 7 साढ़े 7 तक हो जाता है। उसके बाद हमारी 10 बजे तक उसके बाद अल्पाहार यानी प्रातराश होता है। और 10 बजे तक हमारी संस्कृत की कक्षाएं चलती हैं, यानी उसमें वेद पाठ है, उसमें संस्कृत के सूत्रों को, अष्टाध्यायी के पाणिनि के सूत्रों को याद करती हैं कन्याएं, उनको याद करवाते हैं। तो वो स्मरण करना, श्लोक करना, ये सब 10 बजे तक इनका अपना वैदिक इस तरह का चलता है। और उसके बाद जो है हमारी आधुनिक कक्षाएं, उसमें बड़ी क्लासेज, उसमें संस्कृत भी रहता है, वो 4 बजे तक चलता है। बीच में 12:30 बजे भोजन की इनकी घंटी बजती है, भोजन करते हैं। और शाम को 4 बजे के बाद से फिर इनका जूडो कराटे या शस्त्रास्त्र का अभ्यास, ये 4 से 5 बजे तक चलता है। और 5 से 6 जो अतिरिक्त और भी कक्षाएं हैं, योग है, संगीत है, ये भी चलता है। 6 बजे फिर यहाँ पर अग्निहोत्र की घंटी बजती है, बच्चे अग्निहोत्र करते हैं 7 बजे तक। फिर सायंकाल भी इनकी कक्षाएं कुछ न कुछ बड़ों की छोटों की चलती रहती हैं। 7:30 बजे इनका भोजन की घंटी लगती है। भोजन करने के बाद फिर थोड़ा सा परिसर में ही भ्रमण करते हैं, श्लोक रूप दोहराना, ये करना, बच्चे हर तरह के हैं तो उन कभी खेलना, ये सब भी चलता रहता है। फिर सायंकाल इनकी 9 बजे सोने की घंटी बज जाती है। तो रात्रिकालीन मंत्र होते हैं, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, ऐसे पाठ करते हुए ये शयन की घंटी बजती है। 10 बजे तक बच्चे लगभग सो जाते हैं। बहुत सुंदर। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ। वैसे इंटरव्यूज तो हमारे हमेशा हम लोग नए नए अतिथि के साथ लेते रहते हैं, लेकिन आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। और यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो आज द सुधांशु शो में हम डॉक्टर नंदिता शास्त्री से लेते हैं विदाई। वैसे जी तो नहीं कर रहा है, जी बस यही कह रहा है कि थोड़ी सी और जानकारी ले लूं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। नमस्कार।